दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब वीडियो में, जहां पर आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यूनिट 1 पढ़ रहे होंगे फर्स्ट ईयर का, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। तो सबसे पहले देखते हैं सॉलिड मटेरियल्स को उनकी कंडक्टिविटी के बेसिस पे किन भागों में डिवाइड किया जाता है। तो उनको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है इंसुलेटर, दूसरा सेमीकंडक्टर और तीसरा कंडक्टर। तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, आइए देखते हैं। तो इंसुलेटर क्या होता है, बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी सब्सटेंस का है तो उसे इंसुलेटर कहते हैं। जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही बैड कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि रबड़ है, ग्लास है, लकड़ी हो गया, और ऐसे ही और भी सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही पुअर तरीके से कंडक्ट ही नहीं कर पाते, मतलब कंडक्ट कर ही नहीं पाते, उनको इंसुलेटर कहते हैं। इनकी रजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इनकी जो रजिस्टिविटी है इंसुलेटर्स की, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इनकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इनके अंदर कोई भी चार्ज कैरियर्स या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर सकें। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो मटेरियल जो कि बहुत ही गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उन्हें कंडक्टर कहते हैं। इनमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मोबाइल चार्ज कैरियर या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं। जैसे कि एलुमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जैसे कि आप लोग अपने घरों में देखते होंगे वायर्स होते हैं। इनकी रजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से कंडक्शन बहुत ही अच्छा होता है। जब कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो इसकी जो रजिस्टिविटी होती है वो भी बढ़ने लगती है। और इस वजह से जो कंडक्टर्स होता है उसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि इनकी टेम्परेचर के साथ रजिस्टिविटी बढ़ती जाती है। अब देखते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है। जैसे कि सिलिकॉन हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल है। जब सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो उसकी रजिस्टिविटी कम हो जाती है, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। जब सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो उसकी रजिस्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से डिवाइस की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक सेमीकंडक्टर जो होता है बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इसका रियल लाइफ में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अगर डिवाइसेस की रजिस्टिविटी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो उसकी रजिस्टिविटी कम हो जा रही है, कंडक्शन अच्छा हो जा रहा है, तो जो हीट होने वाले जो भी डिवाइसेज हैं वो और भी अच्छा हाइगर टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं। तो ये रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये कई कभार बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इसलिए जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। अब फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप क्या होता है वो देखते हैं। आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा जो कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप दिखाता है इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स में। तो अब यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाई एडिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज मटेरियल्स। जो कंडक्टिविटी होता है सेमीकंडक्टर का, उसको बढ़ाया जा सकता है। कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का बढ़ाया जा सकता है, कैसे? स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटीज ऐड करके। तो उसको भी अभी देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड देयर इज एन एनर्जी गैप। वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में एक एनर्जी गैप होता है जिसमें मोबाइल चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं रह सकते, उसे ही फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। यह एक ऐसा रीजन है जो कि नो अलाउड एनर्जी स्टेट होता है, इसमें कोई भी एनर्जी स्टेट अलाउड नहीं होती। 0 डिग्री केल्विन पे जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए, एंड 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए। फिर से पढ़ते हैं, 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए। इसलिए 0 डिग्री केल्विन पे जो सेमीकंडक्टर होता है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है, क्योंकि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए प्रेजेंट नहीं होता है। आगे देखते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जर्मेनियम में वो 4th सेल में होता है, जबकि जो सिलिकॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 3rd सेल में होता है। यानी कि सिलिकॉन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बहुत ही पास में होते हैं, इसलिए जो जर्मेनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हाइगर एनर्जी लेवल्स में होते हैं सिलिकॉन के मुकाबले। इस वजह से जो जर्मेनियम होता है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस करता है सिलिकॉन के मुकाबले। यह प्रॉपर्टी जर्मेनियम को बहुत ही अनस्टेबल बना देती है हाइगर टेम्परेचर पे, इसलिए सिलिकॉन को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है जर्मेनियम के मुकाबले। तो
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि क्यों सिलिकॉन को ज़्यादा यूज़ किया जाता है जर्मेनियम के मुकाबले। तो क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जर्मेनियम में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होते हैं सिलिकॉन के मुकाबले, और इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है सिलिकॉन के मुकाबले। तो इस वजह से ज़्यादा यूज़ किया जाता है सिलिकॉन को जर्मेनियम के मुकाबले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले इंसुलेटर में अगर आप देखेंगे तो जो इंसुलेटर होता है उसमें अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। तो इस वजह से कंडक्शन अच्छा पॉसिबल नहीं हो पाता है। वहीं अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये अराउंड मतलब इसमें जो गैप है फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है, जो कि मीडियम होता है इनका इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो भी फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। और कंडक्टर्स की बात करें तो इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की ओवरलैपिंग हो जाती है, जिस वजह से कंडक्शन बहुत ही अच्छा पॉसिबल हो पाता है। और आगे देखते हैं एलिमेंटल एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जो कि ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो ग्रुप थर्ड में आता है हमारा बोरॉन, एल्युमिनियम और गैलियम, और वहीं ग्रुप फोर्थ में आता है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ग्रुप फिफ्थ की बात करें तो उसमें फास्फोरस और आर्सेनिक आता है। अब कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को उनके पैरामीटर्स के हिसाब से क्लासीफाई कर लेते हैं। तो उनके पैरामीटर्स जो भी हैं, कंडक्टिविटी हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, फॉरबिडन गैप हो गया, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, इफेक्ट टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ये सब जो भी उनके हिसाब से अगर क्लासीफाई करें तो कंडक्टिविटी कंडक्टर्स की आपको पता है बहुत ही ज़्यादा होती है, इंसुलेटर की बहुत ख़राब होती है, बहुत लो होती है। वहीं सेमीकंडक्टर की मॉडरेट कंडक्टिविटी होती है। वहीं रजिस्टिविटी की बात करें तो कंडक्टर्स की बहुत ही कम रजिस्टिविटी होती है, इंसुलेटर की बहुत ही ज़्यादा रजिस्टिविटी होती है, और सेमीकंडक्टर की मॉडरेट रजिस्टिविटी होती है। और फॉरबिडन एनर्जी गैप की बात करें तो कंडक्टर्स में फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता, ओवरलैपिंग हो जाती है, अभी मैंने आपको बताया। वहीं इंसुलेटर में बहुत ही लार्ज गैप होता है, जिसकी वजह से कंडक्शन अच्छा पॉसिबल नहीं हो पाता। और वहीं सेमीकंडक्टर्स में मीडियम फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है अराउंड 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। वहीं अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो कंडक्टर में पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इंसुलेटर में निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, और सेमीकंडक्टर में निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। और इफेक्ट की बात करें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस का, तो वहीं अगर कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, जिसके कारण कंडक्टिविटी घटती है। और वहीं इंसुलेटर की बात करें, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी कम होता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी अच्छा होता है। और वहीं सेमीकंडक्टर की बात करें, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी कम होती है और कंडक्टिविटी अच्छी होती है। और वहीं बात करें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर कंडक्शन की, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं कंडक्शन के लिए, तो कंडक्टर्स में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं कंडक्शन के लिए, और इंसुलेटर्स में बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और सेमीकंडक्टर में मॉडरेटली प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मीडियम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और कंडक्टर्स के एग्जांपल देखते हैं एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सब, गोल्ड। और वहीं इंसुलेटर के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो पेपर हो गया, रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, ये सब चीज़ें। और सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सब आते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स भी हैं, चूँकि सिलिकॉन और जर्मेनियम इंट्रिंसिक में आते हैं। आगे पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, और देखते हैं एप्लीकेशंस के आधार पर इनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो कंडक्टर्स में इनका यूज है जैसे वायर्स बनाने में और बहुत सारी चीज़ें बनाने में, हमारे रेगुलर डिवाइसेज में यूज होता है। और वहीं इंसुलेटर की बात करें तो इसका कैपेसिटर की तरह यूज होता है, इंसुलेशन के लिए यूज होता है वायर्स में। आप लोग देखते होंगे वायर्स के ऊपर एक लेयर बनी होती है प्लास्टिक की या फिर जो भी, ताकि उनका जो इंसुलेशन है वो अच्छा हो सके, करंट शॉक किसी और को ना लगे। और वहीं सेमीकंडक्टर डिवाइसेज में यूज किया जाता है, जो कि बहुत जगह एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन, चार्जर्स वगैरह में, ट्रांसफार्मर्स वगैरह में यूज होते हैं। तो आगे देखते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम हो गया। वहीं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो वो इम्प्योर अमाउंट में, यानी कि उनमें इम्प्योरिटीज ऐड की जाती है, जैसे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। तो आगे देखते हैं। तो कंडक्टिविटी की बात करें सेमीकंडक्टर की, तो उसकी कंडक्टिविटी लाई करती है 10⁵ to 10⁻⁻⁴ सीमेंस पर मीटर। ये कंडक्टिविटी की यूनिट है, जो कि अभी रेंज को बताया जा रहा है सेमीकंडक्टर के। और सेमीकंडक्टर की एक प्रॉपर्टी यह होती है कि इसकी रजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी वो बदलती रहती है
जब बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ग्रुप थर्ड या ग्रुप फिफ्थ के एलिमेंट को यानी कि इम्प्योरिटीज़ को एडिट किया जाता है सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ। सिलिकॉन की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो जर्मेनियम से बेटर होती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। एंड एन इम्प्योरिटी लेवल आल्सो कंट्रीब्यूट टू द कंडक्शन, और जो इम्प्योरिटी होती हैं वो भी कंडक्शन में कभी कभार बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को और भी डिटेल्स में पढ़ते हैं। ए सेमीकंडक्टर इन एन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक ऐसा सेमीकंडक्टर जो कि एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है नेचर में, उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अ सेमीकंडक्टर इज नॉट इंट्रिंसिक अनलेस इट्स impurity content is less than 1 पार्ट impurity in 100 मिलियन पार्ट्स ऑफ सेमीकंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर को तब तक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं कहा जाएगा जब तक उसका impurity कंटेंट जो है वो 100 मिलियन पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर से भी कम ना हो, तब तक उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं कहा जा सकता। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, और 0 डिग्री केल्विन पे या फिर -273 डिग्री सेल्सियस पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्यों यह इंसुलेटर की तरह काम करता है 0 डिग्री केल्विन पे। तो इसका अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इसकी रजिस्टिविटी कम होती है, जिसके वजह से इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही अच्छा होती है। आगे पढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रिकम्बिनेशन लाइफ टाइम, या फिर उसको कैरियर लाइफ टाइम भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जो होते हैं वो जनरेट होते हैं ड्यू टू टेम्परेचर और थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन क्या होता है? थर्मल यानी कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होते हैं उसी को थर्मल एजिटेशन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं थर्मल एजिटेशन की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। दीज थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव फ्रीली थ्रू द क्रिस्टल, और ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं वो क्रिस्टल के थ्रू बहुत ही ईजिली मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, और उनका कोलिजन होता है। देयर इज अ कोलिजन एन इलेक्ट्रॉन टेक द पोजीशन ऑफ होल्स एंड बोथ ऑफ देम डिसअपीयर। तो उनमें जब कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होल्स की पोजीशन ले लेते हैं और वो दोनों डिसअपीयर हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को रिकम्बिनेशन बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो कम्बिनेशन होता है उसी को रिकम्बिनेशन प्रोसेस कहते हैं। इससे पहले एन इलेक्ट्रॉन और होल कवर सम डिस्टेंस और एग्जिस्ट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। इससे पहले जो होते हैं इलेक्ट्रॉन या फिर होल वो बहुत ही छोटी दूरी को तय करते हैं और बहुत ही छोटे समय के लिए ये वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं, और इस एवरेज टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस को, यानी कि जितने टाइम तक वो रहते हैं जब तक कंबाइन नहीं हुए रहते हैं इलेक्ट्रॉन और होल, उसको मीन लाइफ टाइम और लाइफ टाइम कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं द कैरियर लाइफ टाइम। जो इसको बोलते हैं कैरियर लाइफ टाइम क्या होता है? टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू प्रोसेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट एंड डिकम्बाइन एंड डिसअपीयर, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर के जनरेट होने से लेकर जब तक वो डिसअपीयर नहीं हो गए मिलके, उसके बीच के समय के अंतराल को कैरियर लाइफ टाइम कहते हैं। और इसको कैन बी प्रिसाइजली टू अ डिजायर्ड वैल्यू बाय इंट्रोड्यूसिंग गोल्ड एज रिकम्बिनेशन एजेंट इनटू द सिलिकॉन अंडर अ कंट्रोल्ड कंडीशन। इसको प्रिसाइजली एडजस्ट किया जा सकता है गोल्ड को इंट्रोड्यूस करके रिकम्बिनेशन एजेंट के रूप में सिलिकॉन के अंदर एक कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सप्लाई किया गया सेमीकंडक्टर है, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो इस हिसाब से बहुत ही अच्छा डायग्राम दिया हुआ है एक्सटर्नल डीसी सोर्स का। तो इसमें आप देख सकते हैं कन्वेंशनल करंट के आधार पर और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से कंडक्शन सेमीकंडक्टर का अच्छा हो पाता है। तो आगे पढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक ऐसा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि प्योर है और स्मॉल कंडक्टिविटी है उसकी, यानी कि उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम है रूम टेम्परेचर पे, और उनका बहुत ही ख़ास यूज नहीं किया जा पा रहा है। तो उनमें अगर हम लोग कुछ इम्प्योरिटीज मिला देते हैं, यानी कि 10⁶ अगर प्योर है तो उसमें 1 पार्ट इम्प्योरिटी एटम्स मिलाए जा रहे हैं, तो उसकी कंडक्टिविटी और उसके कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग बदल सकते हैं। यानी कि अगर प्योर सेमीकंडक्टर्स में अगर उसकी कंडक्टिविटी को या और उसकी कैरेक्टरिस्टिक को बदलना है सेमीकंडक्टर का, तो हम उसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करके उसकी कंडक्टिविटी को अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इम्प्योरिटी को ऐड करने की प्योर सेमीकंडक्टर में, उसे डोपिंग कहा जाता है। तो डोपिंग बहुत ही कभी कभार पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डोपिंग क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू अ प्योर
semiconductor is called doping to change its characteristic and conductivity. तो आगे पढ़ते हैं, द कंडक्टिविटी इंक्रीज बाय मीन्स ऑफ द डोपिंग प्रोसेस। तो जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है वो डोपिंग प्रोसेस के थ्रू बदली जा सकती है। डोपिंग इज डन एट अ रेट सच दैट ओनली वन एटम ऑफ इम्प्योरिटी इज 2 पर 10⁻6 to 10⁻10 प्योर सेमीकंडक्टर। यानी क्या कहा जा रहा है, डोपिंग इस रेट पे किया जाता है कि सिर्फ एक एटम इम्प्योरिटी का वो ऐड किया जा रहा है 10⁻6 का टू द 10⁻10 का, उसका ओनली वन एटम उसमें ऐड किया जा रहा है 10⁻6 एटम्स में प्योर सेमीकंडक्टर में। द इम्प्योरिटी इधर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स इन सेमीकंडक्टर। जो इम्प्योरिटीज होती हैं या तो इंक्रीज कर देती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या फिर होल्स को इंक्रीज कर देते हैं सेमीकंडक्टर में। दिस इम्प्योरिटी मटेरियल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। ये जो इम्प्योरिटी मटेरियल जो हम लोग डोपिंग के थ्रू ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कंडक्टिविटी को बदलने के लिए, तो वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो डोनर इम्प्योरिटी, जिसको पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी भी कहते हैं, जिसमें आता है आपका जो भी आर्सेनिक हो गया ये सब, और वहीं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी होता है जिसको ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं, जिसमें एल्युमिनियम आ जाता है, गैलियम आ जाता है, इंडियम आ जाता है, बोरॉन आ जाता है। तो सबसे पहले डोनर इम्प्योरिटी को देखते हैं। डोनर इम्प्योरिटी क्या होता है, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करता है, उसे डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। द मटेरियल विच इज़ बीइंग यूज्ड एज इम्प्योरिटी इन द प्रोसेस ऑफ डोपिंग इज कॉल्ड डोपेंट। वो मटेरियल जो कि यूज़ किया जा रहा है इम्प्योरिटी के बढ़ाने के प्रोसेस में, डोपिंग के प्रोसेस में, उसे डोपेंट कहते हैं। द डोपेंट इज पेंटावैलेंट एटम। जो डोपेंट है वो पेंटावैलेंट एटम है, जैसे कि कंटेनिंग फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देन इट इज़ कॉल्ड एज डोनर इम्प्योरिटी। अगर डोपेंट पेंटावैलेंट एटम है जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसे डोनर इम्प्योरिटी कहेंगे। एंड मटेरियल सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। तो अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया जा रहा है और जो डोनर इम्प्योरिटी है वो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, तो वो एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बन जाता है, जिसमें आता है आर्सेनिक हो गया, ये सब एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। वहीं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी जो होता है, देखते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ होल्स। एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ क्या करते हैं, वो नंबर ऑफ होल्स को बढ़ाने का कार्य करते हैं। व्हेन द डोपेंट इज अ ट्राईवैलेंट एटम, जब डोपेंट एक ट्राईवैलेंट एटम होता है कंटेनिंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब डोपेंट यानी कि जिस इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया जाना है उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। एंड सेमीकंडक्टर फॉर्म पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। और इसकी वजह से यानी कि ट्राईवैलेंट एटम इम्प्योरिटीज़ की वजह से जो सेमीकंडक्टर है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि बोरान, एल्युमिनियम, इंडियम और गैलियम। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जनरली पूछ लिया जाता है कि एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ को यानी कि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करने पे कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल फॉर्म होता है, तो आप लोग कहेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल फॉर्म होता है। तो इस प्रकार से जनरली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। डॉप्ड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो डॉप्ड सेमीकंडक्टर होता है उसको यानी कि जो इम्प्योरिटी अपने अंदर लिए हुए है उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला एन टाइप, दूसरा पी टाइप। तो आगे चल के देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर होते हैं और होल्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। आप लोग इसका डायग्राम भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सब है। फ्री इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर में है, होल्स माइनॉरिटी कैरियर में है और इमोबिल पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ये एग्जाम्स में अगर रिटन एग्ज़ाम हो रहा है तो बना के दिखा भी सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो ये आप डायग्राम्स भी बना सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। वहीं एन टाइप सेमीकंडक्टर कंटेंस लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। तो बताया जा रहा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पॉजिटिव आयंस को कैरी किए होते हैं और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ होल्स एंड इमोबिल आयंस। जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ होल्स के, तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो पाते हैं इमोबिल आयंस के द्वारा। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन।
तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं कंडक्शन के लिए। तो आप लोग इस डायग्राम में फॉरबिडन एनर्जी गैप को देख सकते हैं, तो जिसमें एनर्जी लेवल ऑफ डोनर को दिखाया गया है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, जो कि एनर्जी बैंड डायग्राम है एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का, आप लोग देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की तरफ। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। तो इसका भी आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। होल्स इसमें मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, और इमोबिल निगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। आपको इसे भी याद रखना है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव इमोबिल चार्जेस होते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर में इमोबिल निगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुत ही हाई अमाउंट में नंबर ऑफ होल्स क्रिएट होते हैं एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटीज़ की वजह से। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। द लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर क्रिएटेड ड्यू टू एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटीज विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ होल्स विथ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होल्स क्रिएट होते हैं एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटीज़ की वजह से, जो कि रेट ऑफ रिकम्बिनेशन को इंक्रीज कर देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल्स के कम्बिनेशन का जो प्रोसेस है उसको बहुत ही फास्ट कर देता है। तो आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू एनर्जी द होल क्रिएशन कैन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। तो जो एनर्जी लेवल ऑफ एक्सेप्टर है उसके वजह से जो क्रिएशन है होल का वो रूम टेम्परेचर पर ही हो सकता है। अ लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर क्रिएटेड इनसाइड अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। हाई अमाउंट में होल्स क्रिएट होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम जो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर का है। तो आपने एन टाइप में देखा था कि जो एनर्जी लेवल ऑफ एक्सेप्टर था कंडक्शन बैंड के पास था, यहाँ पर वैलेंस बैंड के पास में है। आगे एक नोट लिखा हुआ है, द थर्ड एंड फिफ्थ ग्रुप कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड और ये सब दिया हुआ है। जो थर्ड और फिफ्थ ग्रुप के कंपाउंड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू प्रोड्यूस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे कि एलईडी, फोटो ट्रांजिस्टर और फोटो डायोड्स। यानी कि सेमीकंडक्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है मॉडर्न डिवाइसेस में। तो इसलिए सेमीकंडक्टर को पढ़ना जानना बहुत ही आवश्यक है, ताकि ये, क्योंकि यह मॉडर्न डिवाइसेस बनाने का एक कोर सब्जेक्ट है, सेमीकंडक्टर कोर चैप्टर है। तो इसको जानना बेस है यही चैप्टर सेमीकंडक्टर, जो कि मॉडर्न डिवाइसेस का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो इसको जानना ज़रूरी है। तो आगे पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है। सेमीकंडक्टर डायोड, if a piece of p-type semiconductor is joined to a piece of n-type semiconductor in such a manner that the crystal structure remains continuous at the boundary, then the p-n junction is formed, also called p-n diode or semiconductor diode। अगर एक पीस पी टाइप सेमीकंडक्टर का ज्वाइन किया जाता है एक पी एन टाइप सेमीकंडक्टर के पीस से इस मैनर में कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बचता है वो कॉन्टिन्यूस रहता है बाउंड्री पे, तब जो पी एन जंक्शन फॉर्म होता है उसे ही आल्सो कॉल्ड पी एन डायोड या फिर सेमीकंडक्टर डायोड उसको कहते हैं। यानी कि इसके कहने का यह अर्थ है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को एन टाइप सेमीकंडक्टर को जहाँ मिला दिया जाता है तो वहाँ पे पी एन जंक्शन या फिर सेमीकंडक्टर डायोड का फॉर्म होता है या फिर पी एन डायोड का फॉर्म होता है। तो आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं किस प्रकार से इसका जो भी डायग्राम या फिर कैसे इनको एक पास किया जाता है ताकि वो बाउंड्री पे एक साथ चिपके रहें। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होल्स होते हैं, इमोबिल निगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। आगे पढ़ते हैं। स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पी एन जंक्शन। यानी कि स्पेशल फैब्रिकेशन टेक्निक्स रिक्वायर्ड होती हैं पी एन जंक्शन को फॉर्म करने के लिए। A semiconductor PN junction is formed when a wafer of semiconductor material such as silicon is doped so that one region is N type and another is P type। एक सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन का तब बनता है जब एक वेफर सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसे कि सिलिकॉन का डोप किया जाता है, यानी कि उसमें डोपिंग की जाती है, सो डैट वन रीजन इज एन टाइप। इस प्रकार से कि जो एक रीजन है वो एन टाइप हो और दूसरा रीजन जो हो वो पी टाइप हो। ठीक है, तो आप इसमें डिप्लीशन रीजन वगैरह का जो डायग्राम है वो यहाँ पे पी एन डायोड में देख सकते हैं। तो जहाँ पे डिप्लीशन रीजन होता है पी एन जंक्शन में किस प्रकार से बनता है बाउंड्री पर आप देख सकते हैं, बीच के बाउंड्री पर। तो अभी आपको डिप्लीशन लेयर बताते हैं क्या होता है।
तो डिप्लीशन लेयर पढ़ते हैं। डिप्लीशन रीजन इज आल्सो नोन एज स्पेस चार्ज रीजन। तो डिप्लीशन रीजन को स्पेस चार्ज रीजन भी कहते हैं। इन द अनबैस्ड पीएन जंक्शन में जो डिप्लीशन रीजन होता है गेट्स फॉर्म्ड वेरी क्विकली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जंक्शन। जब जंक्शन बनता है तो डिप्लीशन रीजन बहुत तेज़ी से बन जाता है। तो ये क्यों बनता है ये देखते हैं। द रीजन हैविंग द अनकम्पेंसेटेड एक्सेप्टेड एंड डोनर आयंस इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। वो रीजन जिनका अनकम्पेंसेटेड एक्सेप्टेड एंड डोनर आयंस होते हैं उनको डिप्लीशन रीजन कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द वेट ऑफ डिप्लीशन रीजन डिपेंड्स अपॉन द डोपिंग लेवल ऑफ इम्प्योरिटी इन एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। जो वेट होता है डिप्लीशन रीजन का वो डिपेंड करता है कि डोपिंग लेवल इम्प्योरिटीज की कितनी है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में। आगे बढ़ते हैं। द ग्रेटर द डोपिंग लेवल थिनर विल बी द डिप्लीशन रीजन। ये कह रहा है कि जितना ज़्यादा डोपिंग लेवल होगा, यानी कि जितना ज़्यादा इम्प्योरिटीज को ऐड किया जाता है उतना ही कम जो होता है वो डिप्लीशन रीजन होता है, उतनी ही उसकी डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होती है। दिस इज ड्यू टू द रीजन डेट अ हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन कंटेंट्स लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। यह इस कारण से होता है क्योंकि जो पीएन जंक्शन होता है वो हाई अमाउंट में इलेक्ट्रॉन और होल्स को कैरी किया हुआ होता है। सिंस द रीजन ऑफ जंक्शन इज डिप्लीटेड ऑफ मोबाइल चार्जेस इट इज़ कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। जो रीजन होता है जंक्शन का वो मोबाइल चार्जर से डिप्लीटेड होता है, इट इज़ कॉल्ड डिप्लीशन रीजन, उसको डिप्लीशन रीजन कहते हैं। द स्पेस चार्ज रीजन या फिर ट्रांजिशन रीजन भी उसको कहते हैं। द थिकनेस ऑफ दिस रीजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.5 म्यूएम। विद इन दिस वेरी नैरो स्पेस चार्ज लेयर रीजन देयर आर नो मोबाइल कैरियर्स। जो थिकनेस रीजन जो होता है डिप्लीशन रीजन का वो अराउंड 0.5 म्यूएम के बराबर होता है। इस नैरो स्पेस में यहाँ पर कोई भी मोबाइल कैरियर्स नहीं होते। बैरियर पोटेंशियल और जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है उसको भी पढ़ते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इमोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑन अपोजिट साइड ऑफ द जंक्शन। जो इमोबाइल पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं जंक्शन के साइड्स में, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है जंक्शन के अक्रॉस। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो नोन एज बैरियर पोटेंशियल या फिर वीजे और जंक्शन पोटेंशियल और कट इन वोल्टेज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जो भी मोबाइल कैरियर्स होते हैं अराउंड डिप्लीशन रीजन, उनके वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उन्हीं को बैरियर पोटेंशियल या फिर जंक्शन पोटेंशियल या फिर कट इन वोल्टेज कहते हैं। दिस बैरियर पोटेंशियल एक्ट एज अ बैरियर। ये जो बैरियर पोटेंशियल होते हैं ये एक बैरियर की तरह काम करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करते हैं एंड और होल्स के फ्लो को भी ये रोकने का कार्य करते हैं। ये जो बैरियर पोटेंशियल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन और होल्स के कंडक्शन को रोकने का कार्य करते हैं। द बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन इज 0.7 वोल्ट। जो बैरियर पोटेंशियल होता है सिलिकॉन का वो 0.7 वोल्ट होता है एंड फॉर द जर्मेनियम 0.3 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। तो ये बहुत बार यूज़ मिलेगा कि बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन कितना होता है, तो वो 0.7 वोल्ट होता है एंड जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट होता है। एन एक्सटर्नल वोल्टेज ऑफ एप्रोप्रिएट पोलैरिटी हैज़ टू बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू ओवरकम द पोजीशन ऑफ द बैरियर। तो एक एक्सटर्नल वोल्टेज एप्रोप्रिएट पोलैरिटी का लगाना पड़ता है ताकि जो बैरियर पोटेंशियल है उसको हटाया जा सके ताकि करंट अच्छे से जंक्शन के अक्रॉस फ्लो हो पाए। तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर जो कि बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। जैसे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसा है, तो जैसा सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा उसके आधार पर डिसाइड होगा कि बैरियर पोटेंशियल कैसा है। उसके हिसाब से उसके बाद द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम बिफोर डोपिंग। जो कंसंट्रेशन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो भी सिलिकॉन या जर्मेनियम है उसका डोपिंग के पहले कैसा कंसंट्रेशन है उस पर भी डिसाइड होता है कि बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। उसके बाद द लेवल ऑफ डोपिंग ऑन पी एंड एन जंक्शन। जो लेवल ऑफ डोपिंग है पी और एन साइड्स में वो भी डिसाइड करता है कि बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। और टेम्परेचर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही कि जो कि बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू को डिसाइड करता है। तो ये साइड में डायग्राम दिया हुआ है जो कि बैरियर पोटेंशियल आपको डिप्लीशन रीजन में दिखा रहा है। तो जहाँ पर बैरियर पोटेंशियल ऊपर लगा हुआ है ताकि ओवरकम किया जा सके चार्जेस के फ्लो को कंडक्ट करने के लिए।
तो आगे बढ़ते हैं। द पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन टू पी ऑन और एन साइड डिपेंड्स ऑन द डोपिंग लेवल्स ऑफ दोज साइड। जो पेनिट्रेशन होता है यानी कि डिप्लीशन रीजन, जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स के जो भी रीजन है वो किस साइड ज़्यादा होंगे किस साइड कम होंगे, यह डिसाइड होता है जो डोपिंग लेवल है पी और एन साइड्स में, उनके आधार पर डिसाइड होता है। तो अगर बोथ साइड, आप डायग्राम में देख सकते हैं, अगर बोथ साइड इक्वली डॉप्ड हैं तो इक्वल पेनिट्रेशन ऑन बोथ साइड्स होगा, यानी कि दोनों साइड जो पेनिट्रेशन है वो बराबर रहेगा। और अगर एन साइड हाईली डॉप्ड है तो आप देख सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जंक्शन ज़्यादा है। वहीं अगर पी साइड में हाईली डॉप्ड है, पी साइड हाईली डॉप्ड है यानी कि उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा है, तो एन साइड की तरफ ज़्यादा आ गया है रीजन जंक्शन का। तो डिप्लीशन रीजन ऑलवेज पेनिट्रेट मोर ऑन द साइड विच इज़ लाइटली डॉप्ड एज टू द अदर। डिप्लीशन रीजन हमेशा उस तरफ ज़्यादा पेनिट्रेट करता है जिधर लाइटली डॉप्ड होता है, जो कि लाइटली डॉप्ड होता है दूसरे साइड के मुकाबले। आगे बढ़ते हैं पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है? तो द करेंट फ्लोज टू द डायोड इफ़ एंड ओनली इफ़ एन एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स इज़ कनेक्टेड टू इट विथ अप्रोप्रिएट पोलैरिटी। तो हमने जंक्शन डायोड ऊपर पढ़ा था, जो कि पी एन जंक्शन को मिक्स करके उनके फैब्रिकेशन द्वारा बनाया जाता है पी एन जंक्शन डायोड को। तो करेंट तभी फ्लो होता है डायोड में सिर्फ और तभी सिर्फ जब एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होता है इस पर एप्रोप्रिएट पोलैरिटी के साथ, तभी इसमें कंडक्शन पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पर डायोड का सिंबल क्या होता है आप लोग देख सकते हैं। डायोड का सिंबल किस प्रकार से होता है? एनोड पॉजिटिव तरफ होता है और कैथोड नेगेटिव तरफ होता है। तो ये डायोड का सिंबल है। वहीं बायसिंग ऑफ अ पी एन जंक्शन डायोड को देखते हैं किस प्रकार से बायसिंग की जाती है। तो इसके दो बायसिंग के टाइप्स होते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो बायसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज टू द सेमीकंडक्टर डायोड टू करंट फ्लो थ्रू डायोड। बायसिंग क्या होता है? यह वह प्रोसेस होता है एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज को लगाने का, ताकि जो सेमीकंडक्टर में है वो करंट फ्लो कर पाए सेमीकंडक्टर डायोड में। टू मेक करंट फ्लो इट इज नेसेसरी टू बाय द डायोड। करंट को फ्लो कराने के लिए यह आवश्यक है कि डायोड की बायसिंग की जाए। तो इसकी बायसिंग दो प्रकार से की जाती है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। तो जिसका डायग्राम आप देख सकते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग की जो भी फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन होती है, यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव को अगर किया गया है कनेक्शन तो, और निगेटिव से निगेटिव का, तो वो फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। और वही रिवर्स बायस में अगर निगेटिव का पॉजिटिव से कनेक्शन किया गया है टर्मिनल का, और पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल का डायोड में कनेक्शन किया गया, तो वो रिवर्स बायसिंग में आता है। अब फॉरवर्ड बायसिंग को अच्छे से पढ़ते हैं। इफ़ द पी रीजन एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल डीसी सोर्स एंड एन रीजन कैथोड इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द डीसी सोर्स, देन द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। अगर जो पी रीजन है यानी कि जो एनोड है वो कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल डीसी सोर्स से, यानी कि जो पॉजिटिव रीजन है वो एक्सटर्नल डीसी सोर्स के पॉजिटिव रीजन से कनेक्टेड है, और जो एन रीजन है कैथोड है वो निगेटिव टर्मिनल डीसी सोर्स से कनेक्टेड है, तो जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा। विथ इंक्रीज इन द फॉरवर्ड बायस, अगर फॉरवर्ड बायस को बढ़ाया जाता है, द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेज सो द बैरियर पोटेंशियल आल्सो डिक्रीजेज। जो विड्थ होता है अगर फॉरवर्ड बायसिंग को बढ़ाया जाता है तो जो डिप्लीशन रीजन का विड्थ होता है वो कम होता है, इसकी वजह से जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी कम होता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग का डायग्राम है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन बताया गया है कि डिक्रीज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल अप्रोचिंग द जंक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल जो होते हैं वो जंक्शन के पास में जाते हैं, जिसकी वजह से डिप्लीशन विड्थ जो होता है वो कम होता है और बैरियर पोटेंशियल भी कम हो जाता है। इस डायग्राम में आप ये देख सकते हैं। अगर पूछता है कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में क्या डिफरेंस है, तो ये डायग्राम भी अगर रिटन एग्जाम है तो आप बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा डायग्राम है पी एन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस में। तो आगे बढ़ते हैं। द फॉरवर्ड करेंट थ्रू अ पी एन जंक्शन डायोड flows due to the majority carriers electron and holes and its direction of flow is always from anode to cathode। जो फॉरवर्ड करंट होता है पी एन जंक्शन डायोड से वो फ्लोज करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इस डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज ऑलवेज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और जो इसके फ्लो का डायरेक्शन होता है वो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ होता है। द फॉरवर्ड करंट ऑफ अ डायोड इज फ्लोइंग ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर्स इन ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली एम्पियर। जो फॉरवर्ड करंट डायोड का होता है वो फ्लो करता है ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स इन ऑर्डर ऑफ फ्यू
मिली एम्पियर। ड्यू टू लार्ज करेंट द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इज़ वेरी स्मॉल। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वजह से जो डायोड ड्यू टू लार्ज करेंट द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इज़ वेरी स्मॉल। लार्ज करेंट की वजह से जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है डायोड का वो बहुत ही कम होता है। अबाउट 10 to 100 ओम के अराउंड उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है। द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड इज 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम डायोड। इट इज़ ड्यू टू बैरियर पोटेंशियल एंड ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है डायोड के अक्रॉस वो 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए और 0.3 वोल्ट होता है जर्मेनियम डायोड के लिए। ये किस कारण से होता है? बैरियर पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है डायोड का उसके वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं, रिवर्स बायसिंग कंडीशन को जानते हैं अच्छे से। तो अगर पी रीजन डायोड का वो निगेटिव टर्मिनल्स डीसी सप्लाई है उससे कनेक्टेड है और एन रीजन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डीसी सप्लाई से कनेक्टेड है तो उसको रिवर्स बायस कहते हैं। जैसा कि आप मतलब देख सकते हैं डायग्राम में, व्हेन अ डायोड इज रिवर्स बायस, जब डायोड रिवर्स बायस होता है होल्स इन पी रीजन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई एंड इलेक्ट्रॉन ऑन द एन साइड आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई एज शोन। यानी कहने का ये अर्थ है जब रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड को अप्लाई किया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और या फिर जो भी होल्स होते हैं वो इसमें देखते हैं जो होल्स होते हैं पी रीजन में वो निगेटिव टर्मिनल की जो सप्लाई है उधर की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं और वहीं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन साइड में वो अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन ज़्यादा हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स अवे फ्रॉम द जंक्शन। इस मूवमेंट की वजह से जंक्शन से दूर भागने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट होता है जंक्शन से दूर जाते हैं, इस मूवमेंट की वजह से विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस। जो डिप्लीशन रीजन का विड्थ है वो बढ़ जाता है ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ मोर नंबर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोबिल आयन, क्योंकि ज़्यादा नंबर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इमोबिल आयंस का क्रिएशन बढ़ जाता है। ड्यू टू मोर नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ द जंक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयंस प्रेजेंट होते हैं अपोजिट साइड्स में जंक्शन के, द बैरियर पोटेंशियल विल इंक्रीज। जो बैरियर पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिप्लीशन रीजन डज नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। जो प्रोसेस ऑफ डिप्लीशन रीजन है डज नॉट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो डिप्लीशन रीजन का प्रोसेस है वो लंबे समय तक नहीं रह पाता, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टेडी फ्लो ऑफ होल्स नहीं होता एन साइड से पी साइड की तरफ। आगे बढ़ते हैं, सिंस पी रीजन कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो पी रीजन होता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन को कैरी किया हुआ होता है एंड एन रीजन कंटेंस ए स्मॉल नंबर ऑफ होल्स। और एन रीजन जो होता है वो स्मॉल नंबर्स ऑफ होल्स को कैरी किया होता है। दीज आर द माइनॉरिटी कैरियर्स विच आर जनरेटेड थर्मली। ये वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं जो कि थर्मली जनरेट किए जाते हैं। इसलिए रिवर्स कंडीशन में द रिवर्स करंट IS फ्लो, जो रिवर्स करंट होता है वो फ्लो होता है, इट इज़ वेरी स्मॉल एंड मच स्मॉलर देन फॉरवर्ड करंट। ये बहुत ही कम होता है और फॉरवर्ड करंट से तो और भी कम होता है। इट इज़ कॉल्ड रिवर्स सेचुरेशन करंट और लीकेज करंट। इसको रिवर्स सेचुरेशन करंट या फिर लीकेज करंट कहते हैं। द रिवर्स सेचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर्स वोल्टेज। जो रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और इंडिपेंडेंट होता है रिवर्स बायस वोल्टेज के, यानी कि उसको रिवर्स बायस वोल्टेज से कुछ मतलब नहीं होता। इफ़ इट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, ये माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है। द रिवर्स सेचुरेशन करंट वैल्यू इज डबल्ड फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, रिवर्स सेचुरेशन करंट में वैल्यू डबल हो जाती है प्रति 10 डिग्री राइज। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ता है तो जो रिवर्स सेचुरेशन करंट की वैल्यू है वो डबल हो जाती है, यानी कि उसके टेम्परेचर के हिसाब से वेरिएशन बताया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो 7% ऑफ रिवर्स सेचुरेशन करंट इंक्रीज फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। जो 7% होता है रिवर्स सेचुरेशन करंट का वो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से हो जाता है, राइज हो जाता है। द वैल्यू ऑफ रिवर्स सेचुरेशन करंट इज few μA फॉर जर्मेनियम एंड few nano एम्पियर फॉर सिलिकॉन।
द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई अ रिवर्स बायस डायोड इज़ वेरी लार्ज, few 100 किलो ओम। तो जो वैल्यू है रिवर्स सेचुरेशन करंट का वो जर्मेनियम का म्यू एम्पियर में होता है और वहीं नैनो एम्पियर होता है सिलिकॉन के लिए। जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है रिवर्स बायस डायोड में वो बहुत ही बड़ा होता है, जो कि कुछ 100 किलो वोल्ट में होता है। द रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस डायोड इज अप्रॉक्स इक्वल टू द एक्सटर्नल वोल्टेज भी अप्लाइड। जो रिवर्स बायस वोल्टेज होता है डायोड के अक्रॉस वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है एक्सटर्नल वोल्टेज भी जो अप्लाइड किया गया है, और उसकी जो पोलैरिटी होती है इज अपोजिट टू द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। उसकी पोलैरिटी अपोजिट होती है फॉरवर्ड बायस वोल्टेज के। तो डायोड करंट इक्वेशन पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स। द डायोड करंट इक्वेशन रिलेट द वोल्टेज एंड करंट। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की वजह से जो डायोड करंट इक्वेशन है वो रिलेट करता है वोल्टेज और करंट को फॉरवर्ड बायस में रीजन के लिए और रिवर्स बायस रीजन के लिए। जैसा कि समझते हैं इसका इक्वेशन क्या है। तो जो डायोड करंट होता है वो रिवर्स सेचुरेशन करंट रूम टेम्परेचर में जो होता है रिवर्स सेचुरेशन करंट, और इसमें इस इक्वेशन में भी का वैल्यू है एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड ड्यू टू डायोड, और ईटा की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है 1 फॉर जर्मेनियम एंड 2 फॉर सिलिकॉन। और जो वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर है के टी अपॉन क्यू वो टी अपॉन 11,600 होता है, जो कि यहाँ पर के बोल्ट बैंड कॉन्स्टेंट है 1.8 × 10⁻23। और वहीं क्यू की जो वैल्यू यानी चार्ज की जो वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम रखते हैं। और जो टी की वैल्यू है डायोड जंक्शन टेम्परेचर पे जितनी टेम्परेचर है उसको रखते हैं रूम टेम्परेचर यानी कि 300 डिग्री केल्विन। तो इस हिसाब से यह इक्वेशन है। फॉर सिलिकॉन डायोड के लिए अगर 2 वैल्यू रखते हैं तो जो वैल्यू हो जाती है वो रिवर्स सेचुरेशन करंट e⁻20 वोल्ट -1 हो जाती है। वहीं जर्मेनियम डायोड के लिए वैल्यू 1 रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर रिवर्स सेचुरेशन करंट इंटू e⁻40 वोल्ट -1 वैल्यू हो जाती है। तो जो वैल्यू है अप्लाइड वोल्टेज की वो ग्रेटर होती है यूनिटी से। देन द डायोड करंट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बिकम। तो ये जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है इसमें कहा जा रहा है कि जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो यूनिटी ज़्यादा होता है, तब जो करंट का इक्वेशन होता है वो कुछ इस प्रकार हो जाता है I0 × e⁻20 वोल्ट, और वहीं जर्मेनियम के लिए I0 × e⁻40 वोल्ट। तो इफ़ द डायोड इज रिवर्स बायस, अगर डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस में होता है तो देन डायोड करंट विथ रिवर्स बायस ही, जो डायोड करंट होता है वो रिवर्स बायस में, तो उसकी इक्वेशंस इस प्रकार हैं। तो I0 × e⁻−v/β -1, और अगर v की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है टेम्परेचर के वोल्टेज वैल्यू से तो उसकी वैल्यू हो जाती है e⁻v/nvt, जो कि 1 से बहुत कम होती है। I = -I0 के बराबर हो जाता है। तो जो इक्वेशन 7 है इज़ वैलिड एज लॉन्ग एज द एक्सटर्नल वोल्टेज इज वैल्यू द ब्रेकडाउन वोल्टेज वैल्यू। तो इक्वेशन 7 तभी तक वैलिड है जब तक एक्सटर्नल वोल्टेज बहुत कम नहीं हो जाता ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू से। तो आगे तो हमने आधा रिवाइज कर लिया है यूनिट 1 को, तो आगे की वैल्यू आगे के जो भी वीडियोज़ होंगे वो जल्दी आएंगे। तो आप लोग तब तक इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए जहाँ तक पढ़ाया गया है, और बाकी अच्छे से जो भी डाउट होता है आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, पढ़ते रहें। ओके।